Dear aspirants, welcome back on the channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो एसबीआई सीबीओ एग्जाम को हर साल टारगेट करते हैं, बहुत सारे सिलेक्शंस लेते हैं। इस बार एसबीआई सीबीओ के नोटिफिकेशन में हमने देखा कि एक ऐसा क्लॉज इन्होंने ऐड कर दिया था जिसके तहत बहुत सारे जो हमारे कॉमर्शियल बैंक के स्टूडेंट थे और जिनका जो ग्रॉस सैलरी का क्राइटेरिया था वो 9.5 लाख के अंडर था, वो अप्लाई नहीं कर सकते थे। बट अब एसबीआई सीबीओ की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आ चुका है, उन्होंने ये क्लॉज को हटा दिया गया, यानी कि अब यहाँ पे कंपटीशन बढ़ने वाला है क्योंकि अब यहाँ पे मोर एप्लीकेंट्स विल बी देयर। और स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर बैंक के लोग हैं जो पब्लिक में अपने आप को लेकर आना चाहते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ने वाला है, कॉम्पिटिशन भी बढ़ने वाला है। तो अब आज का ये जो वीडियो है ये किस बारे में है? एक तो ये कंपटीशन, दूसरा हम क्योंकि सभी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बहुत सारे मतलब मुझे लगता है कि 97 to 98% जो ऑडियंस है यहाँ पे या जो यहाँ पे अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स होंगे, मैक्सिमम ऑफ यू विल बी अ वर्किंग प्रोफेशनल। अब काम के साथ साथ हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, हाउ कैन वी मैनेज आवर टाइम एफिशिएंटली टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे क्या ये एग्जाम बहुत टफ है, क्या हम इसको निकाल सकते हैं क्या क्योंकि अगर मैं देखूं हमारे फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड कर दी गई, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, है ना। 25 पहले 18 फरवरी थे, अब क्योंकि इन्होंने वो क्लॉज रिमूव किया है और क्लॉज रिमूव करने के साथ साथ हमारी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो भी आगे बढ़ा दी गई। 25 फरवरी अब आपके फॉर्म फिलिंग की डेट हो गई है। हालांकि इन्होंने अपनी एग्जाम डेट को लेकर कुछ नहीं कहा है, एग्जाम डेट अभी भी वही है जो पहले थी। डेट पहले भी नहीं आई थी, मंथ आया था टेंटेटिव जो कि है मार्च। लेकिन क्योंकि अब 25 फरवरी को आपका ये जो है फॉर्म फिलिंग की आखिरी डेट है, तो ये मान सकते हैं कि हमारे पास जो एग्जामिनेशन होगा वो 15th ऑफ मार्च के बाद हम इसको अज्यूम कर सकते हैं। और 15th ऑफ मार्च के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो अगला हफ्ता ही आ रहा है उसमें आपका ये एग्जामिनेशन हो सकता है, या 15th अराउंड भी एग्जाम हो सकता है, यू नेवर नो। तो आपको अपनी प्रिपरेशन जो करनी है वो 15 मार्च के रिस्पेक्ट यानी कि उसी के अराउंड आपको प्रिपरेशन करनी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, या ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करने वाले हैं, एक राइट स्ट्रैटेजी हम क्या फॉलो कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सीबीओ एस्पिरेंट्स के दिमाग में आता है कि व्हाट टू डू, है ना। व्हाट टू डू मतलब मैं अगर प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, मैं एग्जाम क्लियर करना चाहता हूँ, तो मेरा प्रिपरेशन के शुरुआत में मुझे क्या करना है वो उन चीज़ों पे डिस्कस कर लेते हैं कि आप कहाँ से शुरुआत करके कहाँ पहुँचोगे। दूसरी चीज़ व्हाट टू डू में देखो, जो आपके व्हाट टू डू क्राइटेरिया है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। आई एम श्योर बहुत सारे आप में से बिगनर्स होंगे जो इसी साल तैयारी कर रहे हैं, जिनको शायद इस साल ही पता चला है या जो इस साल ही स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इस प्रिपरेशन को। बहुत सारे आप में से ऐसे भी होंगे जो रिपीटर्स होंगे, जिनके पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुए या पिछले से पिछले साल सिलेक्शन नहीं है, वो इस बार तैयारी कर रहे होंगे। तो वट एवर कैटेगरी यू फॉल इनटू, हमें ये पता होगा, जो रिपीटर्स उनको एग्जाम पैटर्न पहले से पता है, लेकिन जो इस साल तैयारी करे एग्जाम पैटर्न आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो आपका आई विल से सब्जेक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, कौन सा सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंस रखता है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, मुझे सेक्शन कट ऑफ क्लियर करना है कि नहीं करना है। तो ये सारी बातें आपकी स्ट्रैटेजी फॉर्म करने में कहीं ना कहीं हेल्प करती है। दूसरा है सिलेबस। सिलेबस आपको रटा होना चाहिए, या फिर सिलेबस नहीं भी रटा है तो कोई बात नहीं, उसका एक पीडीएफ निकालिए और उसको अपनी स्टडी टेबल पर रखिए, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे रखिए, सो दैट आप लाइन बाय लाइन या कि टॉपिक बाय टॉपिक आप उसको कट करते रहे कि अच्छा मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, नाउ 9 मोर टॉपिक्स टू गो, अब मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब 8 मोर टॉपिक्स टू गो, राइट। तो दैट गिव्स यू अ बूस्ट, दैट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस, और वो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है कि अगर मेरे पास 12 टॉपिक पढ़ने के थे, मैंने 4 कंप्लीट कर लिया, मुझे केवल 8 पढ़ने हैं, मुझे एक बड़ा कॉन्फिडेंस देता था जब मैं तैयारी करती थी। तो आई थिंक दिस विल हेल्प यू। तो पीडीएफ स्ट्रक्चर में आप अपना पीडीएफ निकाल लीजिए सिलेबस का और उसको अपने पास रख लीजिए, ठीक है। देन है आपका कट ऑफ। पिछले साल की कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगी, मुझे लगता है गाइडिंग लाइट होती है इसका। ये कट ऑफ के बारे में आपको एग्जाम के टाइम पे नहीं पता करना है, कट ऑफ के बारे में आपको अभी पता होना चाहिए। और ये तीनों ही चीज़ें मैं अभी आपको आगे जाके दिखा दूंगी, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बट आज का एजेंडा कुछ और है, आज का एजेंडा हाउ टू डू इट, क्योंकि जो वर्किंग प्रोफेशनल है जिनके पास टाइम, जो 9 से 5 की ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनके लिए उस 9 से 5 की जॉब के साथ इस एग्जाम के लिए समय निकाल पाना इज रियली डिफिकल्ट। लेकिन क्या ये केवल आपके साथ समस्या है? जैसा कि मैंने बोला 95% मिनिमम ऐसा क्राउड होगा, ऐसे ही आपकी कंपटीशन में लोग बैठे होंगे जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो शायद अभी एक्सपीरियंस ले चुके हैं और अब अभी सिर्फ वो घर पे बैठ के किसी वजह से घर पे हैं और वो इस एग्जाम की तैयारी करें। तो ये क्राउड कम होने वाला है, ये जो एस्पिरेंट्स होंगे कम होंगे, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स वही होने वाले जो वर्किंग प्रोफेशनल है। तो आपका जो कंपटीशन है वो आपके ही जैसे, यानी कि जो आप ही के जैसे एक वर्क रूटीन में फंसे हुए हैं,
उन्हीं से कंपटीशन आपका मेजरली है, आपको उन्हीं से कॉम्पीट करना है, ठीक है। तो हाउ टू डू इट, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डू इट। ऑल्सो मैं इसको बहुत क्रिस्प रखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के लिए वीकेंड कितने इंपॉर्टेंट होंगे अगर आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है तो। नाउ एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं ये टाइम मैनेजमेंट पे, क्योंकि सारा खेल होगा आपके इस क्योंकि आज 14 तारीख है, 14th है, 14th के बाद कल 15th ऑफ फरवरी हो गया, 15th ऑफ फरवरी से 28 डेज ऑफ फरवरी होने वाले हैं। और उसके बाद अगर मैं ये मान के चल रही हूँ कि 15th मार्च को हम अपना एग्जामिनेशन का डेडलाइन मान के चल रहे हैं, 15 मार्च के बाद ही वो हो सकेगा कि एग्जाम हो आपका, प्रोबेबिलिटी तो यही कहती है एग्जाम के फॉर्म फिलिंग की डेट बढ़ने के बाद, बट यू नेवर नो, आपको प्रिपेयर बिफोर हैंड होना पड़ेगा। तो हमारे पास मोटा मोटा मैं बोलूँगी कि 15 और 15 30 दिन का आपके पास टाइम है। उस टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है, ये मैंने एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए प्लान की है। आई एम श्योर कि मेजर जनता के लिए ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। बहुत सारे हो सकते हैं कि जिनका रूटीन थोड़ा अलग ही है या बहुत अलग है, उनके लिए शायद ये स्ट्रैटेजी काम ना करे, बट ट्राई टू फाइंड कि कुछ पॉइंट आपको इसमें से वो हेल्प कर जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो देखो बेसिकली एक तो मैं पहले आपको एग्जाम पैटर्न दिखा दूं, एग्जाम पैटर्न इसलिए ताकि आपकी स्ट्रैटेजी में वो हेल्प करेगा। कैसे, मुझे यहाँ पे एक दो चीज़ें दिखाई दे रही है। पहली चीज़ है कि मेरा बैंकिंग नॉलेज जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि 40 नंबर का बैंकिंग नॉलेज आएगा और ये वो टॉपिक है, ये वो सब्जेक्ट है जहाँ पे मुझे क्वेश्चन को पढ़ना है, 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को मार्क करना है, मुझे सॉल्व नहीं करना है। ये मैथ नहीं है, ये रीजनिंग नहीं है, ये आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें टाइम जाएगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको या तो आंसर आता है या फिर आपको आंसर नहीं आता है, सॉल्व वाला पार्ट आपका नहीं जाया जाएगा, यानी कि वो समय आपको नहीं यहाँ पे लगाना है। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोल रहे हैं इकोनॉमी और जनरल अवेयरनेस। ये पार्ट भी आपका ऐसा ही है कि या तो आपको अपना जो है व्हाट वी कॉल इट, या तो मुझे वो क्वेश्चन पढ़ के आंसर आता है या फिर मुझे वो आंसर नहीं आता है। अब ऐसे में ना तो मुझे टाइम की कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे 40 मिनट, 40 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट ये मोर देन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट का टाइम यहाँ पे भी मोर देन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो टाइम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं जब स्ट्रैटेजी बना रही हूँ या मैं अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कर रही हूँ, तो डेफिनेटली इट इज़ द मस्ट टू डू थिंग कि सबसे पहला आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए आपका बैंकिंग नॉलेज। ये पहली प्रायोरिटी में आपको डेफिनेटली रखना पड़ेगा, इट्स इंपॉर्टेंट। देन सेकंड प्रायोरिटी में आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, तो दूसरा होगा मेरा कौन सा, जनरल अवेयरनेस स्लैश इकोनॉमी। तीसरी प्रायोरिटी में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश जिसकी अच्छी है वो इंग्लिश को प्रायोरिटी देगा, और जिसकी कंप्यूटर एप्टीट्यूड अच्छा है वो कंप्यूटर, अच्छा कंप्यूटर एप्टीट्यूड में परेशान मत होइए, ये मैंने पहले भी कई बार क्लियर किया है। यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज नहीं पूछा जाएगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर एप्टीट्यूड वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली रीजनिंग, बट रीजनिंग में कौन सा वाला पार्ट आता है, रीजनिंग में वो कोडेड वाला पार्ट आता है, ये 20 क्वेश्चन आएंगे। अब तीसरा, अगर मैं इस एग्जाम को प्रिपेयर करूँ तो मैं डेफिनेटली अपना जो तीसरा सब्जेक्ट रखूंगी वो रखूंगी इंग्लिश। तो अब मेरा अगला तीसरा जो प्रायोरिटी में होना चाहिए वो इंग्लिश में होना चाहिए, और चौथा मेरा होगा किस पे, कंप्यूटर एप्टीट्यूड पे, क्योंकि छोड़ना कुछ नहीं है, करना आपको सब बेस्ट तैयार है, बट हाँ प्रायोरिटी आपको रखनी पड़ेगी कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। नाउ इसके अलावा मेरा क्या है, इसके अलावा मेरे पास डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव में आपका 30 मिनट का एक पेपर होने वाला है, जिसमें आपका आएगा क्या, एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा जिसमें आपको लेटर और ऐसे लिखना है। मैं बोलूँगी कि इसकी तैयारी को आप सैटरडे एंड संडे दे दो, मतलब आपको बाकी दिन में इसको तैयार ही नहीं करना, आपको सैटरडे और संडे पे ही इसको 2-2 3-3 घंटे देके इसको तैयार करना है। और अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो आपको कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए, है ना। फॉर्मेट सीखने में आपको कोई बहुत साल नहीं लगेगा, आपको फॉर्मेट सीखने के लिए 10 से 12-15 मिनट चाहिए कि फॉर्मेट क्या होता है, इंग्लिश के ऐसे राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है और आपके लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। तो फॉर्मेट, प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल, ये सारी चीज़ों को आप फॉर्मेट कहीं पे लिख लीजिए, उसको उसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि फॉर्मेट ये होगा, उस फॉर्मेट को याद कर लो। अब फॉर्मेट के साथ साथ जो मुझे दूसरी चीज़ चाहिए होती है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, वो होता है कंटेंट। क्योंकि लिखोगे क्या, चलो लिखना तो आता है कि ऐसे ऐसे लिखेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ पे बीच में कंटेंट आएगा, यहाँ पे एंडिंग करेंगे, ये तो चलो समझ लिया फॉर्मेट के हिसाब से, लेकिन लिखोगे क्या, कंटेंट। कंटेंट के लिए क्या करना है, कंटेंट के लिए आपको जो जैसे अगर आप इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास कंटेंट होगा, आप अपने बैंक से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो आपके पास कंटेंट होगा। तो थोड़ा सा समय अपनी आर्टिकल राइटिंग में लगाइए, उससे आपके पास कंटेंट होगा, और बाकी जिन मेंटोर्स के आप अंडर अपनी तैयारी कर रहे हैं दे विल गिव यू द राइट कंटेंट। तो आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो बेसिकली SBI CBO का एग्जामिनेशन है, सर्कल बेस्ड ऑफिसर का पोस्ट है, तो यहाँ पे आपके मेजरली जो आर्टिकल्स होंगे या जो आपको लिखने को आएगा इट इज़ मोर रिलेटेड टू बैंक। तो मेजर फोकस बैंक पे, इकोनॉमी पे आपको रखना है। मेजर यहाँ पे 9, अगर आप
100 चीज़ें करने वाले तो 100 में से 90 चीज़ें आपकी बैंक पर होनी चाहिए, क्योंकि ये ही मेन आपको देखने को मिलेगा। नाउ तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो गया जिसको आपको ऑनलाइन कीबोर्ड के, आई थिंक अगर आप एक बैंक में ऑलरेडी काम करें तो आपकी टाइपिंग स्पीड ठीक होगी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको समस्या आने वाली है नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि टाइपिंग स्पीड उतना बेटर नहीं है तो थोड़ा सा आप अपना सैटरडे संडे में थोड़ा सा टाइपिंग स्किल्स पे अपना इंप्रूव कर लीजिए, वो ज़रूरी रहेगा। देन सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं, मतलब इसके अंदर आपके जो मार्क्स है वो सेक्शनली क्वालिफाई आपको करना नहीं है, यानी कि मैं जिस वेटेज की यहाँ पे बात करूँ इस वेटेज को एक्चुअली यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, और आपके पास रॉन्ग आंसर भी मार्क आपने कर दिया तो कोई पेनल्टी नहीं है। तो इसको मैंने इसलिए दिखाया एग्जाम पैटर्न को, ताकि आपको पता चले कि हम आगे जाके जो अपना यहाँ पे ये डिस्कशन करने वाले हैं हमारे इस टाइमिंग का, कि कैसे टाइम निकालेंगे, ये डिस्कशन आपका फ्रूटफुल साबित हो सके। तो चलिए अब मैं आपके सामने, मैंने बहुत समय लगा के मैंने एक चीज़ अपने आप को उस जगह पे रख के कि व्हाट इफ़ आई एम गोइंग फ्रॉम 9 to 5 जॉब, उस समय मैं कैसे कैसे टाइम निकाल सकती हूँ, उसको दिमाग में रखते हुए मैंने एक ये चार्ट तैयार किया है। सबसे पहले तो आप अगर तैयारी पहले से कर रहे थे तो डेफिनेटली आपके पास एक एज है, आप बाकियों से आगे ऑलरेडी हैं। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो, हमेशा किसी भी चीज़ के लिए पहले से आप अर्ली स्टार्ट करोगे तो आपको वो होता है ना अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स, या अर्ली बर्ड इज़ ऑलवेज इन द विनिंग फ्रेम। तो वो इसलिए क्योंकि आप जहाँ पे लोग शुरू करेंगे पढ़ना अपने सिलेबस को, वहाँ पे आप शायद सिलेबस का 2 सब्जेक्ट को निपटा चुके होंगे। तो अर्ली, अगर आपने आज इस एग्ज़ाम के लिए अर्ली स्टार्ट नहीं किया तो आप अगले साल या किसी और एग्ज़ाम के लिए अगर आप आगे टारगेट करें तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप टाइमली प्रिपरेशन शुरू करें। नोटिफिकेशंस का वेट करना इज़ नॉट यूजफुल। देन सेकेंड है कि टेक आउट टाइम फ्रॉम द मिसलेनियस, यानी कि आपको ना टाइम चुराना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको टाइम दिया जाएगा कि चलो ठीक है आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपने जॉब आवर्स में से इतने टाइम हटा दो और तैयारी करो, ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम खुद चुराना पड़ेगा, और वो टाइम आपको अपने बाकी के मिसलेनियस एरिया में से चुराना है। ऐसा नहीं कि हम अपनी जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट करें, वो मत करिए, दैट विल बी अ स्टेट ऑफ पैनिक, वो मत करिए। जॉब को अच्छे से करिए। जॉब के अलावा कहाँ कहाँ पे हम टाइम निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, एक जब आप रात को सोने जाते हो, आई एम वेरी श्योर कि आजकल जो हम सोशल मीडिया के इतने एडिक्ट हो गए हैं, मेजर ऑफ अस मस्ट बी कि हम सोने से पहले कभी कभी इंस्टा या कुछ भी जो भी आप देखते हो वो आप देखते होंगे, यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, कुछ भी जो भी चीज़ देखता है। तो अपना वो, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, मैंने फिर भी बहुत कंसाइज टाइम लिया है कि सोने से पहले का वो जो हमारा टाइम है कि हम बेड पे लेटे, लेकिन बेड पे लेटने के बाद से हमारा स्लीप साइकिल जो है, किसी का वो 1 घंटा भी हो सकता है, किसी का 1.5 घंटा भी हो सकता है, किसी का 20 मिनट भी हो सकता है, किसी का 10 मिनट भी हो सकता है, एनीथिंग। तो बट मैंने यहाँ पे क्या किया कि सोने से पहले का कम से कम, बेड पे लेटने के बाद का टाइम कम से कम 20 मिनट का टाइम आप अपनी एक PDF को दीजिए, एक PDF रीडिंग को दीजिए। अब आप बोलोगे कि मैम कौन सी PDF? ये जो बीच बीच के टाइम है इनमें आपको 2 ही सब्जेक्ट को टारगेट करना है, जो बड़े मेन सब्जेक्ट्स है आपके, कौन से? जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग नॉलेज। आपको इन्हीं दोनों सब्जेक्ट को टारगेट करना है। ये जो बीच बीच के टाइम है, इन टाइम में आप PDF ले लीजिए, किसकी? दोनों की। बैंकिंग नॉलेज की भी आप PDF अपने पास रखिए, ठीक है। बैंकिंग नॉलेज के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उन डिफरेंट टॉपिक का आपने एक PDF ले लिया, उसका टारगेट ले लिया कि ये PDF मुझे आज कंप्लीट करना है, एटलीस्ट इसकी रीडिंग कंप्लीट कर देनी है, और जो है कुछ चीज़ों को तो मुझे याद भी कर लेना है। तो अपने पास PDFs हैंडी रखिए, अपने फ़ोन में हैंडी रखिए, या फिर अपने पास नोट्स फॉर्मेट में उन PDFs को हैंडी रखिए, ताकि एक तो बैंकिंग नॉलेज का हो गया, दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस का, इन दोनों के PDF आपके पास हमेशा होने चाहिए, ठीक है। या तो वो एक तो फ़ोन में भी रखो, कभी फ़ोन आपके पास है तो फ़ोन से पढ़ लिए, और साथ में अपने पास पेपर फॉर्मेट में, यानी कि PDF को आप उनको डाउनलोड कर लीजिए, पेपर पे ले आइए उसको, और पेपर अपने पास रखिए, ठीक है, ताकि आप और उसको मार्क करके पढ़ सकें। तो सोने से पहले का 20 मिनट का टाइम जो हम मे बी सोशल मीडिया में लगाते हैं, वो टाइम अगेन आप 20 मिनट में कम से कम 2 पेजेस तो पढ़ सकते हैं, राइट। देन आफ्टर वेकिंग अप, अब उठने के बाद आपको कुछ नहीं, उठने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एक बार अपनी PDF को उठा के 15 मिनट का टाइम आपको वहाँ देना है। तो 20 मिनट का टाइम ये हो गया, 15 मिनट का टाइम ये हो गया, टोटल 35 मिनट्स का टाइम आप यहाँ पे अपना निकाल पा रहे हैं। आई विल टेल यू कि इस टाइम की आपको कितनी इंपॉर्टेंस बाद में रियलाइज होगी एट द एंड, कि हमने वो थोड़ा थोड़ा टाइम करके, हमने 10-10 मिनट निकाल के, 20-20 मिनट निकाल के, 15-15 मिनट निकाल के हमने अपनी इस प्रिपरेशन को किया और हमने ये एग्ज़ाम निकाला। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस
है अपने आप में, ठीक है। तो 20 मिनट का टाइम आपने यहाँ निकाल लिया, 15 मिनट का टाइम आपने सोने के उठने के बाद आपने निकाल लिया, तो टोटल 35 मिनट्स का टाइम आपके पास आ गया। देन ट्रैवल टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो शायद अपनी खुद की कार ड्राइव करके जाते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो कैब से जाते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो शायद बाइक का इस्तेमाल करते होंगे। तो मैं बोलूँगी कि जो कार ड्राइव करके जाते हैं खुद से, वो कोशिश करें कि कुछ दिनों के लिए, जब तक आपका ये प्रिपरेशन मोड ऑन है, तब तक के लिए आप कैब में चले जाइए, सो दैट ड्राइव करने वाला कोई और पर्सन है और आप उस अपने ट्रैवल टाइम को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। सिमिलर जो बाइक चला के जा रहे हैं उनके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि बाइक की जगह इफ़ यू कैन मैनेज विद मे बी, आप जैसे आजकल वो डिफरेंट सर्विसेज चल गई जहाँ पे आप आप बाइक को भी आप जो है बुक कर सकते हैं और बाइक पे जा सकते हैं। तो ट्राई करिए कि आपका ट्रैवल टाइम में आपका जो फोकस है वो ट्रैवलिंग पे ना हो, वो कोई और कर रहा हो और आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सके। कईयों का ट्रैवल टाइम 40 मिनट हो सकता है, 50 मिनट हो सकता है। मैंने यहाँ पर भी आपको 20 मिनट का टाइम दिया है कि कम से कम आप 20 मिनट में तो ट्रैवल करते ही होंगे, घर से निकलने के बाद, अपने ऑफिस पहुँचने के बाद 20 मिनट ऑन ईच साइड, यानी कि जाने का टाइम 20 मिनट, आने का टाइम 20 मिनट। तो कम से कम हो सकता है यहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा निकलता हो तो अकॉर्डिंगली और अच्छी बात है, बट कम से कम आप टोटल 40 मिनट का टाइम तो डेली मैनेज कर सकते हैं। करना क्या है, करना यही पीडीएफ रीडिंग करनी है, पीडीएफ रीडिंग करनी है, क्योंकि ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं और इन मेजर सब्जेक्ट्स में आप ज़्यादा बेटर स्कोर कर सकते हो। देन आपको कंप्लीट कट आउट करना पड़ेगा सोशल मीडिया से। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपको जो है यू हैव टू टेक आउट, कि मैं बिल्कुल सोशल मीडिया, अब आप इस समय बिल्कुल आउट हो जाइए इस चीज़ से, इंस्टा से, फेसबुक से, या कुछ और भी अननेसेसरी चीज़ जो आपका टाइम पहले आप जिसमें यूटिलाइज करते थे उसको आप हटा दीजिए 1 महीने के लिए, जब तक आपका एग्जामिनेशन है। और उस टाइम में 1-1 मिनट के टाइम में आप ट्राई करें कि जब भी आपके पास टाइम हुआ, जब भी आपको 5 मिनट का टाइम मिला, आपने क्या किया, अपनी पीडीएफ निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया। एंड देन इसी बीच में आपको एक टाइम और मिलता है, वो है आपका लंच टाइम। अब जब आप लंच टाइम की बात करोगे तो लंच में मुझे लगता है कि हम सभी को लंच के लिए 1 घंटे का टाइम तो मिलता है, 1 घंटे का ब्रेक सभी लोगों को मिलता है, राइट। तो 1 आवर का ब्रेक हम सबको मिलता है। अगर यहाँ पे कई सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी मुझे सुन रहे होंगे, बाद में सुनेंगे, बोलेंगे मैम हमें तो 1 घंटे का टाइम मिलता ही नहीं, हमें तो आधे घंटे का टाइम मिलता है। अब आधे घंटे का टाइम मिलता है तो बी इट, तो फिर आप क्या करो, लंच करते करते अपनी पीडीएफ आपने सामने रख ली, आप लंच कर रहे हैं और साथ में अपनी पीडीएफ आप पढ़ते चले जा रहे हैं। ये कीजिए। जिनको 1 घंटे का टाइम मिलता है तो आप, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा जल्दी कोशिश करेंगे तो 20 मिनट के अंदर आप बेहतर तरीके से लंच कर सकते हैं, 20 से 25 मिनट के लिए। हाँ, ये बहुत अच्छी आदत तो मैं नहीं बोलूँगी कि आपको बहुत जल्दी जल्दी खाना है, लेकिन 1 महीने के लिए मैनेज किया जा सकता है। बाकी बाद में आप वापस से अपने रूटीन पे आ सकते हो। तो लंच टाइम में आप 30 मिनट्स आइदर वेज आप निकाल सकते हो, तो डेली का आपका 30 मिनट्स यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप ठीक से देखेंगे तो जो हमने दिन भर में टाइम चुराया है ना, वीक डेज में, क्योंकि वीक डेज हमारे वर्किंग होंगे, सैटरडे संडे हमारे ऑफ होंगे, कुछ का सैटरडे भी वर्किंग होगा, आई एम वेरी श्योर। तो फिर भी जैसा भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं। अब वीक डेज में आपने देखा कि ये जो टाइम, ये 35 मिनट्स यहाँ पे, 40 मिनट यहाँ पे और 30 मिनट यहाँ पे, ये टोटल मिलाकर हम डेली 1 घंटा 45 मिनट का टाइम निकाल पा रहे हैं। अगर आप इस 1 घंटे 45 मिनट को 2 आवर्स कर सको तो और भी बेहतर है, शानदार है। तो 2 आवर्स अराउंड टाइम आप डेली, जो टाइम आपका अदरवाइज वेस्ट होता था, आपने उसको इन्वेस्ट किया। पीडीएफ यहाँ पे आप देखो सॉल्व तो कर नहीं सकते, यहाँ पे आप केवल पढ़ सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, फ़ोन पे या फिर अपने हाथ में आप रख के पढ़ सकते हो उन पेपर फॉर्मेट पे, तो वो आपको करना है। सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए कौन से सब्जेक्ट्स करने। अब इसके अलावा 2 से 3 घंटे का टाइम आपको डेली निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, तो मैं ये मान लेती हूँ कि हमारी जॉब 9 से 5 की है, ठीक है। अब आप अपने घर पे, और मैं ये मान लेती हूँ कि आप अर्ली राइजर नहीं, आप बहुत जल्दी नहीं उठते हैं। सपोज आप 8 बजे उठे, आपने अपना तैयार व्यार होकर आप ऑफिस के लिए निकल गए, या हो सकता है 7:30 बजे। तो मैंने माना कि अगर आपकी जॉब पे आपको 9 बजे पहुंचे तो आप घर में 7 बजे उठ रहे हैं और उसके बाद आप तैयार व्यार होकर अपना जॉब के लिए निकल रहे हैं, और फिर आप 5 बजे की जॉब से, अगर हो सकता है कई हो सकते हैं कि आधे घंटे में पहुंच जाते हो घर वापस, कई हो सकता है कि जिनको 1 घंटे का टाइम लगता हो, कई को 1.5 घंटे का टाइम भी लगता होगा। तो मैंने 7 PM तक मैंने मान लिया कि आप सुबह के 7 से लेकर शाम के 7 तक आप ऑक्यूपाइड है समहाउ, जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, सुबह उठ के तैयार हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़, अगर आपको ट्रैवल टाइम ज़्यादा आपका इन्वेस्ट होता है तो आपको यहाँ पे अपनी इसी तरीके से अपने यहाँ पे चेंजेस कर लेने हैं। अगर मैंने आपका ट्रैवल टाइम 20 मिनट ऑन ईच साइड लिखा है, लेकिन आपको तो 40 मिनट ऑन ईच साइड लगता है, तो प्लीज़ अपना टाइम यहाँ पे इंक्रीज कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से कर मैंने ये मिनिमम
एक ध्यान में रख के करा था, ठीक है। तो आप लेकिन इसको इंक्रीज करेंगे, अपना टाइम टेबल आप इसमें यहाँ पे फॉर्मेट कर लेंगे थोड़ा सा। अब 2 से 3 घंटे मैं कब निकालूंगा, तो मैं 7 बजे अगर घर आती हूँ या घर आता हूँ तो 7 से मुझे लगता है कि सुबह 7 बजे उठने के लिए आप 12 बजे सोते हैं, क्योंकि 12 से 7 आपके पास कितने घंटे, आपके 7 आवर्स की आपकी एक अच्छी स्लीप होती है। 7 घंटे सोना मुझे लगता है ज़रूरी होता है आप, ताकि आपका बेस्ट आउटपुट आप दे सके। तो 7 घंटे सोना मैं ज़रूरी मानती हूँ। तो अगर मैं 12 बजे भी सो रही हूँ, वो सबका अलग अलग रूटीन भी हो सकता है, कुछ हो सकता है कि रात को 10 बजे सो जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है। बट चलो 7 घंटे की हमारी नींद हो गई, 12 से 7 का हमने टाइम निकाल लिया कि 7 बजे हम उठते हैं और 12 बजे तक हम सोते हैं। अब रात शाम को मैं अगर 7 बजे भी आई तो 7 बजे के बाद 8, 9, 10, 11, 12 मेरे पास 5 घंटे हैं। उन 5 घंटे में से आप डिनर भी कर रहे हैं, आप शायद हो सकता है डिनर के बाद अपनी वॉक भी कर रहे हैं या अपनी फैमिली को भी थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हैं, इसको 2 आवर्स कर दिया आपने बाकी के। तो मेरे पास कुछ ना भी करते हुए मेरे पास शाम को ऑफिस से घर आने के बाद 5 घंटे तो मेरे पास हमेशा होंगे। उन 5 में से आपने 2 घंटे अपने खाने पे निकाल दिए, अपनी वॉक पे निकाल दिए, फैमिली पे निकाल दिए, किस कोई इंपॉर्टेंट वर्क है उस पर निकाल दिए। 3 घंटे तो आपके पास कहीं नहीं गए। तो डेली का आप 2, 2, 3 यानी कि डेली का आप 5 आवर्स का टाइम निकाल सकते हो। येस इट विल बी हेक्टिक, येस इट विल बी अ वेरी डिसिप्लिन्ड रूटीन, येस इट विल बी डिफिकल्ट, ये ईजी नहीं होगा, आई एम वेरी श्योर ये ईजी नहीं होगा। लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि ये सिर्फ 1 महीने का है, मुझे बस 1 महीने अपना 100% करना है और डिसिप्लिन तरीके से करना है। आई एम श्योर ये आप निकाल ले जाओगे। और एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपका ऑनलाइन पेपर जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ वीकेंड पे अब आया मेरा सैटरडे संडे, कहीं होगा सैटरडे भी नहीं होगा, केवल संडे होगा, तो वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। मैं ये मान के चल रही हूँ कि सैटरडे संडे में जनरली मिल जाते हैं। आपको कम से कम 8 घंटे का टाइम निकालना है और इस 8 घंटे के टाइम में आपको पता है कि इस समय मुझे डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यही टाइम है जहाँ पे मैं डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको यहाँ पे 3 आवर्स का टाइम देना है सैटरडे संडे में। अगर आपने एक दिन ज़्यादा टाइम दे दिया डिस्क्रिप्टिव को तो अगले दिन आप कम टाइम दे सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्टिव की आपको लगातार तैयारी करनी। अगर आपको लगता है कि मेरा इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छा कमांड है, मेरा जो है व्हाट वी कॉल दैट कि मेरा कंटेंट अच्छा है, तो शायद आप इस टाइम को रिड्यूस कर सको। लेकिन स्टार्टिंग के सैटरडे संडे पे आप 3-3 घंटे का टाइम दो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो डिस्क्रिप्टिव का जो आपका पेपर है उसमें आप लूज कर जाओ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा काम कर लेना स्टार्टिंग में, और वीकेंड पे ही ये काम हो सकता है। मैंने यहाँ पे 8 घंटे लिखे हैं सब कुछ सोचते समझते, बट अगर आप इसको 12 घंटे तक इंक्रीज कर सकते हो तो दिस विल बी द बेस्ट। अगेन आपके बहुत सारे वीकेंड्स नहीं आएंगे, आपके 2-3 ही वीकेंड पड़ेंगे। उन 2-3-4 वीकेंड को आप अपने आप को इस तरह से मैनेज आपको करना पड़ेगा, ये पुश हमें करना पड़ेगा, राइट। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी गाइज। आई होप इट विल हेल्प यू टू फॉर्म योर ओन स्ट्रैटेजी। यहाँ पे जहाँ पे भी आपसे फॉर्मेट करते बने, जहाँ जहाँ पे आप टाइम चुरा सको आपको टाइम चुराना है, आपको टाइम अलग से नहीं मिलेगा। और याद रखना ये कंपटीशन आपका अपने ही जैसे लोगों के साथ है, ऐसा नहीं कि कोई प्रिविलेज्ड है, किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम है। बहुत कम होगी ऐसी जनता जो प्रिविलेज्ड होगी, बट आपका कंपटीशन अपने जैसे ही लोगों के साथ है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बाकी भी है, बस आपको अपने आप को थोड़ा सा पुश करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप कर पाओगे। एंड बिलीव मी, पिछली बार हमने यानी कि 2025 में हमने 950 प्लस ऐसे हमारे एस्पिरेंट थे जिन्होंने एग्जाम निकाला है। उनमें से मेजर ऐसे थे जो क्या थे, जो वर्किंग एस्पिरेंट थे। अगर वो कर सकते तो आप भी कर सकते हो। इट इज जस्ट इट विल बी अ डिसिप्लिन थिंग, ये आसान नहीं होगा। अब तैयारी करने के लिए, क्योंकि जो मेरे पास टाइम बचेगा है ना, जो मैं 3 घंटे का डेली का यहाँ पे टाइम निकाल रही हूँ, उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करना चाहते हो? क्या उस टाइम को आप अपनी रिसर्च करके यूटिलाइज करना चाहते हो कि भाई पहले हम रिसर्च करें कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है, या फिर आप एक फुल फ्लेजेड प्रोग्राम में आना चाहते हो? तो मेरा सजेशन डेफिनेटली ये होगा कि लुकिंग एट द टाइम फ्रेम वी हैव, हमारे पास जितना टाइम है वो केवल 1 महीने का, उसमें मैं अपना टाइम R&D पे यानी कि रिसर्च पे नहीं लगाना चाहूंगी कि कहाँ से मैं क्या पढ़ूँ, वो सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, सही कंटेंट मिल रहा है, इससे मेरा एग्जाम लेवल बीट हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ पे अब टाइम लगाने की मेरे पास एक्चुअली वो टाइम है कि मैं इस पे टाइम लगाऊं। तो आई विल सजेस्ट कि आप इस बैच में आ सकते हैं। इस बैच से आपको एक प्रॉपर आपकी तैयारी कराई जाएगी, चारों सब्जेक्ट्स आपके कराए जाएंगे, आपकी डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी इसी में कराई जाएगी। तो यू विल हैव अ प्रॉपर गाइडलाइन, यू विल हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो वो जो दिन के हम 3 घंटे निकाल पा रहे, उन 3 घंटे में आप ये अपने चारों सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। एंड दिस विल बी द बेस्ट थिंग अगर आप इस चीज को कर पाए। ये डिस्काउंट कोड है, हमें क्या करना है, हमें जाना है हमारी अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे। तो आपको गूगल पे टाइप करना होगा अड्डा 24/7 और वहां पे जाके या इसको डाउनलोड करने का लिंक, इस बैच की डिटेल्स का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। डायरेक्ट
क्लिक करके भी कर सकते हो। जाके आप यहाँ पे कीजिए क्लिक और यहाँ ऑल कोर्सेज में मुझे आ जाना है रेगुलेटरी बॉडी पे। रेगुलेटरी बॉडी पे आके यहाँ है मेरे पास एसबीआई सीबीओ का एग्जाम। ये एसबीआई सीबीओ का एग्जाम आप लोगों को इसके अंदर भी मिलता है, किसके, बैंक महापैक प्लस के अंदर। इसमें इस समय 4 टाइम्स वैलिडिटी चल रही है, आप चेक कर लीजिएगा। और अगर मुझे केवल अपने सीबीओ एग्जाम की तैयारी करनी तो मैं सजेस्ट करूंगी आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करके अभी आपको ये फीस दिखाई दे रही है, 24 महीने के लिए आपका एलिजिबल रहेगा, यानी कि इस कोर्स में आप 24 महीने तक तैयारी कर सकते हैं। यानी कि अगर अगले साल भी आप एग्जाम देना चाहेंगे तो इसी के अंदर आप दे सकते हैं, आपको अलग से कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डबल वैलिडिटी पे आपको ये मिल रहा है और 79% डिस्काउंट पे आपको ये मिल रहा है। तो आपको जाके क्या करना है, यहाँ पे जाके करना है आपको बाय नाउ, और बाय नाउ करके यहाँ पे लगा देना आप डिस्काउंट कोड जो कि है Y651। ठीक है, डिस्काउंट कोड लगाना मत भूलना, क्योंकि इससे आपकी फीस और भी कम हो जाएगी। तो सारी चीजें आपके से डिस्कस करने के बाद आई विल सजेस्ट कि अब आपको समय तो वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब आपको तैयारी करनी चाहिए। बिकॉज जो तैयारी आप एक गाइडेड प्रोग्राम के अंदर कर सकते हो, वो तैयारी हमें अपने आप से भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय होना चाहिए। वो समय अब हमारे पास है नहीं। तो ये डिस्काउंट कोड जरूर लगा लीजिएगा, मेक श्योर करें एंड अवेल दिस बैच, और इस बैच में अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। और मेरे ख्याल से जो मैंने आपके लिए टाइम टेबल तैयार किया, आई होप इट विल वर्क फॉर यू, एंड उसमें अपने अपने हिसाब से चेंजेस आप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा बाय लाइकिंग द वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।